हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 14वां दिन है जिसमें हम JLO 2013 का पेपर 2 जो कि CRPC और CPC से संबंधित है इसको एक्सप्लेन करेंगे। 131 प्रश्न हम पहले करा चुके हैं। आज 132 से लेकर 140 प्रश्न कराएंगे और अगले टर्न पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। JLO 2014-13 में जो 13-14 में जो पेपर आया था वो कंप्लीट हो जाएगा अगले टर्न पर। पहला प्रश्न आज का हम लोगों का ये पूछा गया आपसे कि ये बताइए धारा 436A जो है CRPC की, इसमें किस चीज़ का उपबंध किया गया है, किससे संबंधित है। तो धारा 436A एग्जैक्टली विचाराधीन कैदी को निरुद्ध करने की अवधि से संबंधित है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हर वीडियो के साथ हम एक PDF लगा के देते हैं हैंड रिटन नोट्स का, जिसमें हम आपको प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं। इस तरह से हमने लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है इससे संबंधित है। और कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? अधिकतम आधी तक। मतलब कोई किसी व्यक्ति को किसी अपराध में अगर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो अधिक विचाराधीन कैदी को अधिकतम 5 साल तक आप कैद रख सकते हैं, निरुद्ध कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जो 132वां प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक धारा 436A विचाराधीन कैदी को निरुद्ध करने की रखने की अवधि से संबंधित होती है। 133वें प्रश्न में पूछा गया है कि आरोप तय करने में गलतियां एवं लोप क्या होते हैं या किस तरह से माने जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ ले, गलतियां और लोप की बात कहाँ पर हुई है। तो CRPC की धारा 215 में बताया गया है कि आरोप में अगर कोई गलती या लोप होता है तो उस गलती या लोप को तभी आप तात्विक मानेंगे जबकि उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो। तो 133वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आरोप तय करने में गलतियां एवं लोप मतलब कुछ छूट जाना केवल तभी तात्विक होगा अगर इसके द्वारा या इसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। बाकी सारी परिस्थितियों में क्या होगा, गलतियां या एवं लोप को तात्विक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब 133वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 134वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए दंड प्रक्रिया की किस धारा के अधीन साक्षी की भंगिमा से संबंधित कथन को अवलिखित करने का उपबंध है। भावभंगी का मतलब समझ लीजिए आप कि न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर किसी साक्षी से कोई बात पूछी जाती है तो उसके हाव भाव क्या हैं उस बात को भी न्यायालय नज़र में रखता है और विचार में लेता है। तो ये बात बताई गई है धारा 280 में, CRPC की धारा 280। कहने का मतलब है 134वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियों से संबंधित है धारा 280 CRPC। फिर 135वें प्रश्न पर आ जाइए, पूछा गया है कि पुलिस डायरी का क्या अर्थ है। तो पहली बात तो पूछा जाता है पुलिस डायरी किस धारा में है। तो धारा 172 में पुलिस डायरी का जिक्र हुआ है। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 3 सही है और कहीं पर 132वीं धारा की बात नहीं हुई है। तो अगर ध्यान से देखें कि धारा 132 के पुलिस डायरी का अर्थ होता है धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण में पुलिस अधिकारी के द्वारा अवलिखित कार्रवाइयाँ। कहने का मतलब है 135वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी 154 धारा आपकी FIR से संबंधित है। बाकी सारी धाराएं हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 136वें प्रश्न में आपसे पूछा गया ये बताइए कि निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। तो हम लोगों की CRPC के अंदर धारा 315 है जिसमें बताया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी होता है। कहने का मतलब है 136वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा 315। 137वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है किस धारा के अंतर्गत। तो ध्यान से देख लें, ऑप्शन नंबर इसका 1 ही सही है, पहला ऑप्शन सही है 137वें प्रश्न का कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 और 223 है इसके अंतर्गत मामला क्या होता है, सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है। और कब किया जाता है,
जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो पर्याप्त दंड नहीं दे पाएगा या मामला उसकी पहुंच के बाहर है तो वो मामले को क्या करता है, सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देता है धारा 209 और 323 के अंतर्गत। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं। हर प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखित फॉर्म में देते हैं आपको। 137वें प्रश्न का उत्तर यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 एवं धारा 323 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है यदि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस तरह से प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में हम फ्रेम करके आपको दे देते हैं। फिर आप आ जाइए, कौन से प्रश्न पर चल रहे थे अभी हम लोग, प्रश्न संख्या 137 हो गया। प्रश्न संख्या 138 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 138 में पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा किस धारा में न्यायालय खुला होगा। तो सीआरपीसी की धारा 327 की हेडिंग ही यही है कि न्यायालयों का खुला होना। तो 138वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि धारा 327 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 327 के अंतर्गत न्यायालय खुला होगा, ये बात कही गई है। 139वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए मजिस्ट्रेट को व्यक्ति हाजिरी से अविमुक्ति दे सकता है। तो धारा 205, पहले ऑप्शन समझ ले। 139वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को अभिमुक्ति दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, किससे, व्यक्तिक हाजिरी से। मतलब ये कह सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति को कह सकता है कि आप ना आइए, अपने वकील के माध्यम से आप अपनी हाजिरी दर्ज कर दीजिए। तो ये बात बताई गई है धारा 205 सीआरपीसी में। कहने का मतलब है 139वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आज का हम लोगों का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 141वां प्रश्न अगली बार भी हम कराएंगे आपको। इसके 41 के बाद अगले टर्न पर कराएंगे। 10 प्रश्न बचेंगे, वो अगले टर्न पर हम करा देंगे आपके। 140वां प्रश्न आपका है कि अग्रिम जमानत जारी करने का न्यायिक अधिकार है। तो पहली बात तो पूछी जाती है अग्रिम जमानत का प्रावधान किस धारा में, तो धारा 438 में पहली बात तो। और कौन न्यायालय अग्रिम जमानत दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यही 2 न्यायालय हैं जो अग्रिम जमानत दे सकते हैं, बाकी कोई न्यायालय नहीं देगा। कहने का मतलब है 140वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इस तरह से ये 140 प्रश्न हमने करा दिया आपको। 141 के बाद हम अगले टर्न पर देंगे। इस तरह से मैटर हमने लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 140वें प्रश्न को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के द्वारा अग्रिम जमानत जारी करने का अधिकार केवल सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। इस तरह से 8 मिनट के अंदर अंदर हमने आपको क्या किए, 10 प्रश्न लगभग करा देते हैं पर डे। और जब तक आपका पेपर होगा, जेएल होगा, तब तक हम आपका पूरा रिवीजन करा चुके होंगे। इस तरह से पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप रेगुलर टच में रहेंगे। इससे पहले जैसा कि हम बता चुके हैं, जेएलओ का पूरा सिलेबस हमारी प्लेलिस्ट पर है। हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है सीएपीसी की, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ हमने दिया हुआ है 9450770672। अगर कोई असुविधा है तो हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हर ज़रूरतमंद आदमी तक, कैंडिडेट तक ये मैटर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैटर है। धन्यवाद।